How to score 8+ band score in IELTS examination? तो ऐसा आपका कोई सीक्रेट है कि 8+ बैंड स्कोर करने के लिए कोई सीक्रेट तो आप आज रिवील कर दो। वो फर्स्ट है और सेकंडली लगातार प्रैक्टिस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। पूरी दुनिया में जितने भी लोग आइल्स की एग्जाम देते हैं उनमें से 5 to 7% रहते हैं पूरी दुनिया में से कि जो 8+ बैंड स्कोर कर पाते हैं। मतलब अगर यूके का स्टूडेंट है उसे यूएस में जाना है और यूके के स्टूडेंट के लिए इंग्लिश उनकी नेटिव लैंग्वेज है, उसके बावजूद भी 8+ स्कोर कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। लोग बैंड्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं कि मेरे को इतना चाहिए, बट वो गलतियां होती है वो क्वेश्चंस में होता है। रिजल्ट आया था उस दिन मैं बहुत रोई थी, मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा था, बट बाय गॉड्स ग्रेस मैं वहाँ से फिर मैंने माइंडसेट बनाया था कि मेरे को कुछ तो करना है लाइफ में, दिस इज नॉट द एंड। तो आज का पॉडकास्ट बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम बताने वाले हैं कि हाउ टू स्कोर 8+ बैंड स्कोर इन आइल्स एग्जामिनेशन। पीटी का 80+ स्कोर कैसे हो सकता है उसका पॉडकास्ट किया था। उसके बाद लगातार आपकी रिक्वेस्ट आ रही थी कि आपको आइल्स के बारे में जानना है कि आइल्स में 8+ बैंड स्कोर कैसे किया जा सकता है। तो आज सारे सीक्रेट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं और आज के पॉडकास्ट के लिए हमारे साथ है बहुत ही खास मेहमान नम्रता आचार्य। तो मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस बेहद ही खास पॉडकास्ट में। आप देखते हो हमारे ये पॉडकास्ट? हाँ, मैं लगातार फॉलो करती हूँ। ओके, क्या अच्छा लगता है आपको? जो ऑथेंटिसिटी है और जिस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है, आई रियली लाइक द स्टाइल ऑफ इट। ग्रेट। मैम सबसे पहले आप आपके बारे में कुछ बताइए ताकि दर्शक आपको पहचान पाए। मेरा नाम नम्रता आचार्य है। वो तो मैंने बोल दिया। एंड मैं एक साइंस स्टूडेंट हूँ। मैंने बीटेक अभी मई 2024 में कंप्लीट किया। ग्रेट। एंड मैंने कंप्यूटर साइंस लिया था, इंजीनियरिंग, एंड एज अ मेजर मैंने क्लाउड टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी लिया। ओके, तो क्या होता है ये क्लाउड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और कहाँ पे पढ़ाते हैं ये सर? आपने कहाँ से किया? मैंने ITM वोकेशनल यूनिवर्सिटी से किया है। ओके। एंड इस कोर्स में जैसे ही अभी टेक्नोलॉजी क्लाउड की तरफ मूव हो रही है स्टोरेज के रिगार्डिंग, एंड वो मूव तो हो रही है, बट वो जो डेटा जो क्लाउड पे जा रहा है उसको सिक्योर भी तो करना है, इसलिए इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, तो दोनों का कॉम्बिनेशन मैंने लिया था। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो अब आप मुझे बताइए कि हाउ यू स्कोर 8+ बैंड स्कोर इन आइल्स? मुझे भी नहीं पता ऐसा। नहीं, ऐसा मैं अभी शॉक हो गई थी जब मैंने रिजल्ट देखा था। तब आई वुड से मेनली कि यहाँ के ट्रेनर्स जो है उन्होंने बहुत हेल्प की थी, उन्होंने फीडबैक जो दिए थे, उनके टीचिंग स्टाइल थे, एंड उनके इवन डेस्क टाइम के लिए उन्होंने बहुत मेरे को बोला था कि डेस्क टाइम ले लो, एंड जब भी मैं जाती थी कोई ना कोई अवेलेबल होता था वहाँ, सो उसके हेल्प से आई थिंक आई स्कोर्ड दिस। और कोई सीक्रेट ऐसा होता है जैसे कि कोई टॉपर्स रहते हैं ना, वो कुछ सीक्रेट छुपा के रखते हैं, तो ऐसा आपका कोई सीक्रेट है कि 8+ बैंड स्कोर करने के लिए कोई सीक्रेट तो आप आज रिवील कर दो, क्योंकि अब तो आपके हो गए, अब आप क्या ही करेंगे सीक्रेट रख के। मैं बोलूँगी फीडबैक बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम मेहनत करते हैं, बट हमारी कमियां जो होती है ना वो कोई एक्सपर्ट ही बता सकता है कि क्या कमी रह गई है, वो फर्स्ट है। और सेकंडली लगातार प्रैक्टिस करना इज वेरी इम्पोर्टेंट, एंड क्लासेस को अटेंड करना रेगुलरली, जो सिखाया जा रहा है उसको नहीं सीखने से ही नहीं बट अप्लाई भी करना है क्लासेस के बाहर जाके, तो वो सब मैंने किया था, एंड आई वुड से दैट बिकॉज ऑफ दैट आई स्कोर्ड। अच्छा, यहाँ पे भी KYS होता है, FLT होता है, तो वहां पे आपके यही स्कोर आ रहे थे? नहीं 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 नहीं। इससे भी ज्यादा आ रहे थे? नहीं, उससे कम आ रहे थे। कम आ रहे थे, ओके। एंड वहाँ बढ़िया है। KYS एंड FLT यहाँ की जो होती है वो हार्ड होती है एज कम्पेयर टू एक्चुअल एग्जाम्स। यहाँ ये सीक्रेट नहीं बताया। तो मैं दर्शकों को बता दूं, FLT मतलब फुल लेंथ टेस्ट होता है। जितने भी स्टूडेंट हमारे यहाँ आइल्स की प्रिपरेशन करते हैं, एवरी वीक दे हैव टू अपीयर फॉर द टेस्ट, जहां पे फॉर्मेट सेम रहता है। जबकि KYS की बात करते हैं जिसको हम कहते हैं नो योर स्कोर,
तो यहाँ पे 97.5% स्टिमुलस एक्सपीरियंस आपको मिलता है, जो कि आपको एक्चुअल आईएलटीएस एग्जाम में मिलता है। और आप चाहे कहीं से भी प्रिपरेशन कर रहे हो, आप केवाईएस के लिए ऑलवेज कानन.co को विजिट कर सकते हो। रीजन यही है कि आप 17,000 पे करके एग्जामिनेशन देते हैं और फिर आपके डिजायर्ड बैंड स्कोर नहीं आ पाते हैं, जबकि केवाईएस में आप आ जाएंगे तो आपको वही सारा स्टिमुलस एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा और आपके टेंटेटिव बैंड स्कोर क्या हो सकते हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। तो पहली बार जब आपने केवाईएस दिया था तब आपका स्कोर कितना आया था? तब मेरा स्कोर 6 था एक्चुअली, और मैं बहुत ज्यादा नर्वस थी क्योंकि एग्जैक्ट एनवायरनमेंट रेप्लिकेट किया जाता है कि वहां जैसा होता है यहाँ वही होता है, कि वो लोग एडमिट कार्ड देते हैं, हम बैठते हैं, एंड इवन स्पीकिंग टेस्ट से लेके कंप्यूटर बेस्ड मैंने दिया था। तो उसमें जब मैंने एग्जाम का पोर्टल खोला तो वो सेम टू सेम था, मतलब इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल एग्जाम। तो इसलिए वो नर्वसनेस यहाँ फील होती है जब हम देते हैं केवाईएस। लेकिन जब आप एक्चुअल एग्जाम देने गए थे तब नर्वस थे आप? नहीं, एक्चुअली मैंने यहाँ 5 केवाईएस दी थी, तो 5th केवाईएस तक आते आते आई वाज प्रीटी। वही, हाँ, मतलब कोई भी चीज हम पहली बार करते हैं तो वो हमारे माइंड के लिए कुछ नया होता है तो डिफिकल्ट हो जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो पहली बार लिसनिंग का देखते हैं ना, तो उन्हें तो यही लगता है कि ये तो डीजे का कंसोल है, तो वो मतलब खेलते रहते हैं, तो यहीं पे खेल लेते हैं। तो 5 बार हमने खेल लिया, तो उसके बाद जब एक्चुअल एग्जाम में जाएंगे तब आपको वो दिक्कत नहीं आती है। आपने गलतियां की थी केवाईएस में या जब आप एफएलटी दे रहे थे तब? हाँ, एक्चुअली फर्स्ट जो मैं बोलूंगी तो फर्स्ट सेकंड केवाईएस में मैंने ऐसे भी करके देखा था कि पहले मैंने स्पीकिंग दिया हो, अगर टाइमिंग चेंज करके देखे थे कि दोपहर का टाइम दिया था मैंने, तो स्पीकिंग पहले होता है एंड उसके बाद लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग होता है, और वो मेरे लिए नहीं सूटेबल था क्योंकि स्पीकिंग फर्स्ट देने के बाद मैं इतनी ज्यादा नर्वस हो गई थी कि वो सारे जो मैंने पिछले बाद में टेस्ट दिए थे वो सारे अफेक्ट हुए थे। तो फिर वो करके देखा, सारे एक्सपेरिमेंट मैंने केवाईएस में ही करके देखे थे कि क्या मतलब स्ट्रेटेजीज एंड ऑल यूज की थी। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे मुझे माइकल फेलिप्स की एक बात याद आ रही है। माइकल फेलिप्स ने, आप जानते हो माइकल फेलिप्स को? कौन है? नाम सुना हुआ लगता है। नाम सुना हुआ है। यूएस के बहुत ही फेमस स्विमर है, सबसे ज्यादा ओलंपिक मेडल्स उनके पास है ना? तो उन्होंने कहा था कि गलती करना बुरी बात नहीं है, लेकिन आप गलती कहाँ पे करते हो ना, ये मायने रखता है। तो अगर आप प्रैक्टिस सेशन में गलती करते हो तो वहां पे जितनी हो सके उतनी गलतियां करनी चाहिए, ताकि जब आप मेन ओलंपिक इवेंट में जाते हो तब आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। क्योंकि वहां पे अगर आपने गलती की तो एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी आपके पास रहती है, नेम और फेम की, एक अचीवमेंट होता है, वो चला जाए। इन सेम वे आपने भी अच्छी तरीके से कहा कि गलतियां आप कर लो जब आप केवाईएस दे रहे हो, जब आप एफएलटीज दे रहे हो, ताकि एक्चुअल जब आईएलटीएस देने के लिए जाए तब आप वो गलती ना करें। ग्रेट। तो अभी हम एक के बाद एक सारे मॉड्यूल्स पे आते हैं। सबसे पहले हम लिसनिंग पे आते हैं। लिसनिंग में आपने कितना स्कोर किया है? 9 स्कोर। 9 मतलब टोटल? ग्रेट। तो वो तो सीक्रेट बताना बनता है कैसे है, मतलब एक्चुअली बिल्कुल भी गलती नहीं की मतलब? नहीं। हाँ, कैसे? बट उसमें एक चीज थी, जब मैं डेस्क टाइम पे जाती थी तब मैंने स्कोर पे ध्यान नहीं दिया, मैंने इंडिविजुअल क्वेश्चन टाइप्स पे ध्यान दिया था। जो क्वेश्चन टाइप्स में मेरे को दिक्कत लगती थी, फॉर एग्जांपल ऐसे क्वेश्चंस होते थे कि उसमें 5 या 6 ऑप्शंस दिए होते हैं और उसमें से हमको 2 सिलेक्ट करना होता है, तो मेरे को बहुत ज्यादा ट्रिकी लगता था। तो मैंने क्वेश्चन टाइप्स पे ध्यान दिया था एंड वो क्वेश्चन टाइप्स में लगातार प्रैक्टिस करती थी। एंड उसमें मेन चीज तो कामनेस है कि अगर हम हड़बड़ी करेंगे तो आगे के क्वेश्चंस भी मिस हो जाएंगे। तो ऐसा मैंने किया था एफएलटी में कि मैं बहुत ज्यादा नर्वस हो गई थी क्योंकि मेरे को एक आंसर नहीं मिला था और फिर मेरा पूरा टेस्ट वो खराब गया था। और उसके बाद जब मैं बाहर आई थी तब जो मेरे ट्रेनर्स थे उन्होंने बोला था कि ऐसा नहीं करना है, वह एक रॉन्ग भी हो जाए या 2-3 रॉन्ग हो जाते हैं तो भी स्कोर अच्छे आएंगे, 8.5 आएंगे, या एक रॉन्ग हो जाएगा तो भी 9 आएंगे। तो उन्होंने वो माइंडसेट मेरा प्रिपेयर करवाया था उस टाइम। लेकिन आपका तो माइंडसेट था कि एक भी गलती नहीं होनी चाहिए, 9 आउट ऑफ 9 लाने ही है। हाँ।
हाँ, तो ये माइंडसेट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो माइंडसेट उनका बना लेते हैं कि भाई ये हमसे ना हो पाएगा, हाँ है ना। तो ये माइंडसेट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि आपने तय किया था कि एक भी गलती नहीं होनी चाहिए, एंड विद दिस माइंडसेट आप प्रिपरेशन कर रहे थे, हाँ राइट। तो ये सबसे बड़ा सीक्रेट है। हाँ, माइंडसेट बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। उसमें मेन चीज ये होती है कि लोग बैंड्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं कि नहीं मेरे को इतने चाहिए, बट जो गलतियां होती है वो क्वेश्चंस में होती है और क्वेश्चन टाइप्स में होती है। अगर एक क्वेश्चन टाइप में गलती हो रही है तो 12 लगातार वो गलती आप दोहराओगे, तो वो नहीं करना है। तो कौन से में क्या गलती हो रही है या आपके सुनने का पेस आपको ज्यादा लग रहा है तो उस हिसाब से प्रैक्टिस करना, या तो फिर फिल इन द ब्लैंक्स में गलती हो रही है तो आप सुन नहीं पा रहे या पैराफ्रेज समझ में नहीं आ रहा है या एमसीक्यूज में गलती हो रही है, तो वो इंट्रोस्पेक्ट करना बहुत नेसेसरी है। और बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ कि अगर मैंने तुक्के भी मारे हैं तो आई वॉज वेरी ऑनेस्ट कि अच्छा इसमें तुक्के ही थे, ये मेरे एबिलिटी के हिसाब से मैं नहीं लाई थी। तो ऑनेस्टी बहुत जरूरी है इसमें। एग्जाम में कैसे ऑनेस्टी, मतलब ये समझ में नहीं आया मुझे कि मतलब ऑनेस्टली मैं तुक्के लगा रही हूँ नहीं, अगर मैंने तो सही हो जाएगा। नहीं ऐसा नहीं, बट ऑनेस्टली एज इन कि अगर मैंने तुक्के लगाए तो वो मैं मार्क्स निकाल ही देती थी कि ये Okay. शायद गलत ही होंगे, तो मेरे फिर उसके बाद कितना बैंड स्कोर आ रहा है तो उस हिसाब से अगर मेरे फॉर एग्जांपल 7 आ रहा है तुक्के को निकाल के, तो ये मेरे एक्चुअल बैंड स्कोर है, ना कि 8, बिकॉज कुछ क्वेश्चंस मैंने सही नहीं किए थे अपनी एबिलिटी से, मतलब वो लक ही था कि तुक्के लग गए तो सही हो गया ऐसा। फिर जो सबसे डिफिकल्ट स्टूडेंट को लगता है वो है रीडिंग सेक्शन। हाँ। तो रीडिंग में आपने कितना स्कोर किया है? 9। क्या बात है। तो ये यहाँ पे ज्यादातर स्टूडेंट की कंप्लेन रहती है कि सर टाइम अच्छी तरीके से हम मैनेज नहीं कर पाए, कुछ क्वेश्चंस हमारे रह गए। तो यहाँ पे अब टाइम मैनेजमेंट को लेकर क्या कहना चाहेंगे, पर्टिकुलरली इन रीडिंग सेक्शन? टाइम मैनेजमेंट इसमें इसलिए लोगों को कम लगता है टाइम, बिकॉज वो लोग आंसर्स एकदम हड़बड़ी में ढूंढते हैं। तो ना उन्होंने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा होता है, ना उन्होंने पैराग्राफ अच्छे से पढ़े होते हैं, तो उनको आंसर्स मिल नहीं रहे होते और एक क्वेश्चन पे वो बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर लेता है। तो उसके वजह से आगे के जो पैराग्राफ्स होते हैं, क्योंकि 3 सेक्शन होते हैं, 3 डिफरेंट पैराग्राफ्स है, तो आगे के वो पढ़ ही नहीं पाते हैं और छूट जाता है। तो ऐसा मैंने भी किया था। तो मेरे जो टेस्ट टेकर्स बैच में किन्नरी मैम पढ़ाते हैं, मैं उनकी बैच में गई थी, तो उन्होंने बोला था कि ये चीज नहीं करनी है। एक क्वेश्चन पे अगर नहीं भी मिल रहा है तो बाद में अगर आपको टाइम मिले यू कैन कम बैक टू दैट क्वेश्चन, बट उसके पीछे टाइम वेस्ट करके आगे का सब खराब नहीं करना है। तो वहाँ आई थिंक मेन तो प्रॉब्लम होती है। अच्छा, आप पहले क्वेश्चंस पढ़ते थे या पैराग्राफ पढ़ते थे? एक्चुअली मैं पहले क्वेश्चंस पढ़ती थी एंड इट डिपेंड्स। अगर मेरे को फिल इन द ब्लैंक्स और ऐसा होता है तो क्वेश्चंस तो मैं अच्छे से पढ़ती थी, बट फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ के उसके बाद मैं पैराग्राफ 2 पैराग्राफ जाती। ओके, तो एक टेक्निक आती है स्किमिंग, स्कैनिंग एंड रीडिंग, जो अक्सर आइल्स में सिखाई जाती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे कहते हैं कि सर क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं लेकिन अगर पैराग्राफ क्या है वो बिल्कुल समझ में ही नहीं आता है, तो फिर कई बार हमारा टाइम वहां पे चला जाता है। सो वो सही है, मतलब एक बार थोड़ा बर्ड व्यू ले लेना चाहिए पैराग्राफ का और उसके बाद क्वेश्चंस पढ़ना चाहिए, या क्वेश्चंस पढ़ के समझ में आ जाता है कि पैराग्राफ किस रिगार्डिंग है? नहीं, एक्चुअली पैराग्राफ एक बार बिना क्वेश्चंस का कुछ भी सोचे जस्ट अंडरस्टैंड करने के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। कि अगर हम अंडरस्टैंड कर लिया कि अच्छा ये पैराग्राफ में इतनी चीजें लिखी है, उसके बाद व्हेन वी रीड क्वेश्चंस केयरफुली और उसके बाद हम टैली करके आंसर्स मिलता है। बट एक बार सिर्फ सब कुछ भूल के सिर्फ अंडरस्टैंडिंग दैट पैराग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वहां लोगों को लगता है कि हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वो टाइम वेस्ट नहीं होता। एक बार अच्छे से अगर पढ़ लिया है तो क्वेश्चन के आंसर्स अपने आप मिल जाता है। तो वहां मैंने इस तरह से प्रैक्टिस किया। अब आते हैं जो हर एक का कंसर्न रहता है, वो है राइटिंग पे। राइटिंग में आपने कितना स्कोर किया था? एक्चुअली राइटिंग में मेरे 6.5 आए थे, तो आई डोंट थिंक आई एम द राइट पर्सन टू आस्क। मैम 6.5 ही मतलब बहुत अच्छे होते हैं, मतलब यूएस और यूके की या कोई भी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए 6.5 बैंड स्कोर की ही रिक्वायरमेंट रहती है।
ये तो आप 8 लेकर आ गए तो इसलिए आपको लगता है कि यार 6.5 के बारे में क्या ही बात करेंगे। लेकिन चलिए, आपको लगता है कि आपके कम आए हैं, हाँ। तो क्या वजह रही थी कि जिसकी वजह से आप बाकी सब में 9 किए लेकिन इसमें 9 नहीं कर पाए? एक्चुअली मेन कंसर्न वाज स्पेलिंग मिस्टेक्स जो मेरी होती थी, एंड वो Okay. मेरे मतलब कंसर्न वो मेन था। और प्रूफ रीडिंग जो होता है उसका टाइम मेरे को इतना ज्यादा नहीं मिला था राइटिंग में, तो मैं लिखती चली गई और उसके बाद प्रूफ रीडिंग का टाइम नहीं होने के कारण मैं स्पेलिंग मिस्टेक्स को करेक्ट नहीं कर पाई, इसलिए मेरे कम आए थे। बट मैं अगर प्रिपरेशन की बात करूँ तो मैंने हर रोज पैराग्राफ मतलब लिखा था, राइटिंग टास्क 1 एंड 2। लास्ट में तो मैं 1 एंड 2 दोनों लिखती थी, बट स्टार्टिंग में मैं राइटिंग टास्क 2 रोज लिख के ट्रेनर को भेजती थी और गलतियां निकाल के वो बताते थे कि यहाँ रॉन्ग है। सो राइटिंग के लिए मैं कहूंगी कि टाइम मैनेजमेंट इज द की, क्योंकि उसमें हमेशा लोगों को लगता है कि कम टाइम मिला है, तो और टास्क 1 पे वो लोग ज्यादा टाइम गवा देते हैं और टास्क 2 के लिए फिर उनके पास टाइम नहीं, जो मेरी गलती थी कि मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने टास्क 1 में ज्यादा टाइम वेस्ट कर। हाँ, तो मतलब कई बार ऐसा होता है कि चाहे कितनी भी प्रैक्टिस कर ले लेकिन वो हो ही जाता है। अगर सब कुछ परफेक्ट हो जाता फिर तो मतलब आप 9 आउट ऑफ 9 लेके आ जाते। ग्रेट। चलिए, तो फिर भी लेकिन आप राइटिंग के लिए अगर किसी को कहना चाहेंगे, कुछ सीक्रेट टिप्स आप देना चाहेंगे, तो वो क्या रहेगी? अकॉर्डिंग टू मी राइटिंग में टास्क 1 में जितने भी टाइप्स है वो एक बार लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई लोग प्रोसेस को हल्के में ले लेता है, बट कोई बार वो आ जाता है और जब वो आ जाता है तो उनको क्या लिखे समझ में नहीं आता है। तो सारे की प्रैक्टिस रखनी बहुत जरूरी है, एंड टाइम मैनेज करना, एंड पैटर्न्स देता है ये लोग, स्ट्रक्चर समझाते हैं कि लिखना किस तरह से है। इंट्रोडक्शन के बाद बॉडी पैरा 1 ओवरऑल, वो सब जो स्ट्रक्चर्स यहाँ सिखाता है वो सब बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अब हम आ जाते हैं स्पीकिंग पे। स्पीकिंग में इंडियन स्टूडेंट बहुत डर जाते हैं। आपको डर लगा था जब आप स्पीकिंग के लिए जा रहे थे तब? एक्चुअली स्पीकिंग के लिए नहीं, मेरे को तो डर नहीं लगा था। आई टेल यू व्हाई। उसमें मेरा दोपहर को स्पीकिंग था, मैंने फर्स्ट कंप्लीट कर दिया था, 8 o'clock का मैंने टाइम लिया था, तो उसमें मतलब 9 to 12 का मेरा रीडिंग लिसनिंग राइटिंग, तो उसका टेंशन नहीं था मेरे को। सिर्फ स्पीकिंग था। तो स्पीकिंग में मैंने यहाँ बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया, बहुत ज्यादा। एवरी डे आई यूज्ड टू मेक श्योर कि मैं स्पीकिंग देख के जाऊँ। एंड 2 months अराउंड मैंने प्रैक्टिस किया और रोज किया है। एंड घर जाके भी लगातार बोलना हमको किन्नरी मैम सिखाते थे कि स्पीकिंग इज अ प्रोडक्टिव स्किल, राइटिंग इज अ प्रोडक्टिव स्किल, तो वो प्रोड्यूस होनी चाहिए। फिर हम भले कंटेंट हम कंज्यूम करता है यूट्यूब वगैरह से, पॉडकास्ट एंड ऑल देख के, विच इज गुड, बट हमको खुद लिखना और खुद वो प्रोड्यूस करना, वो थिंकिंग में आना चाहिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उनका वो टिप लेके मैं रोज ही ट्राई करती थी बोलने का अपने आप घर पे। तो कौन से वो रिसोर्सेज थे जो ज्यादातर आपने यूज किए हैं ओवरऑल आइल्स की प्रैक्टिस करने के लिए? आउटसे के यहाँ स्कोर मोर बुक्स देता है, वो मैंने यूज किया है। ग्रामर की भी बुक थी, उसमें मेरे को प्रपोजिशन और उसमें दिक्कत आ रही थी, तो मैंने वो सारी बुक सॉल्व की है, एसेज पढ़े हैं, एंड वो उसने मेरे को वो बहुत हेल्प किया है। सेकंड वाज आईएल्स लिज की वेबसाइट थी, आईएल्स मेट है, जहाँ इट वाज यूज्ड फॉर क्वेश्चंस एंड ऑल, तो वो सारे सेक्शन के टेस्ट लेने के लिए मैं उस पे टेस्ट देती थी घर पे। एंड कानन पोर्टल, अभी ऐसे कानन पोर्टल का बोलूं तो मैंने रीडिंग और लिसनिंग में एक भी ऐसा छोड़ा नहीं था जो मैंने नहीं किया था। मैंने सारे जितने भी प्रैक्टिस टेस्ट दिए हैं सारे किए थे, मैंने राइटिंग में भी सारे किए थे इनफैक्ट। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है और उसने बहुत हेल्प किया मेरे को। तो अक्सर मैं स्टूडेंट को बताता रहता हूँ कि अगर आपको आइल्स में अच्छे स्कोर करने हैं तो उसके 3 गोल्डन रूल्स है। फर्स्ट इज प्रैक्टिस, सेकंड इज फीडबैक, प्रैक्टिस, एंड थर्ड इज प्रैक्टिस। तो जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करते हैं उतने ज्यादा अच्छे हम स्कोर कर पाते हैं। हाँ, वैसे स्पीकिंग में आपने कितना स्कोर किया था? 8। ग्रेट। तो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं आइल्स की एग्जाम की, राइट,
तो वो कौन सी 3 चीजें हैं जो आप स्टूडेंट को कहेंगे कि यार ये चीजों का तो आपको ख्याल रखना ही रखना है अगर आपको अच्छे स्कोर करना है, तो वो 3 चीजें कौन सी होगी? फर्स्ट मैं कहूंगी कि फीडबैक लेना इज वेरी इम्पोर्टेंट। मैंने पहले भी बोला था, अभी आई एम रिपीटिंग इट, बिकॉज हमको कोई बार स्पेशली रीडिंग और राइटिंग में हमको लगता है हम सही है, पर जब हम एक्सपर्ट के पास जाते हैं तो वो उनको एज बैंड डिस्क्रिप्टर्स जो दिए होते हैं उसके अकॉर्डिंग उनको पता चलता है कि यहाँ कमी हो रही है। जैसे कि आई वर्कड ऑन माय प्रोनाउंसिएशन, वो मेरा वीक था एंड उसमें मेरे को लग रहा था कि आई वाज गुड एट इट बट आई वाजंट, एंड वो और फीडबैक डोंट टेक इट नेगेटिवली, टेक इट पॉजिटिवली एंड वर्क ऑन इट। एंड यहाँ के स्टाफ एंड टीचर्स आर वेरी गुड कि वो लोग हमेशा एनकरेज करते थे मेरे को एंड हर एक डाउट सॉल्व करते थे। सेकेंडली आई वुड से कि प्रैक्टिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। अगर एक फॉर एग्जांपल रीडिंग में पर्टिकुलर मेरे को राइटर्स पर्सपेक्टिव में प्रॉब्लम हो रहा था तो उसका मैंने एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की थी। एंड कैम्ब्रिज की जो वेबसाइट होती है वहां जाके मैंने एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की थी वही क्वेश्चन टाइप की, तो मैं फेमिलियर हो गई फिर उससे। और फिर मेरे को पता चला कि वो पूरा पैराग्राफ पढ़ते हैं तो उसका पर्सपेक्टिव पता चल जाता है। मैं सिर्फ लाइंस को पढ़ के आई वाज ट्राइंग टू डिसाइफर द पर्सपेक्टिव। ओके, तो मतलब वो सेकंड प्रैक्टिस। एंड थर्ड इज इंट्रोस्पेक्शन, कि नो वंडर कि आप फीडबैक ले रहे हो, पर अगर एक टेस्ट दे रहे हो तो हर एक मॉड्यूल में कि गलती हमारे इतने बैंड स्कोर आ गए और आप खुश हो रहे हो, अच्छी बात है कि आ गए, बट अगर गलत हुआ है तो कहाँ हुआ है और किस कारण से हुआ है? क्या आपका ध्यान नहीं था, या तो आप डर गए थे, या कौन से कारण से वो नहीं आया था? शायद आप वो नया क्वेश्चन टाइप था आपके लिए। तो मतलब वो बहुत जरूरी है कि खुद इंट्रोस्पेक्ट करना कि यहाँ मेरी गलती कहाँ हुई थी, और वो सबको लेके आई वुड से क्या स्पोर्ट दिस। ग्रेट, मतलब गलती करो लेकिन वही गलती दोबारा रिपीट ना हो, इसके लिए वो इंट्रोस्पेक्ट करना जरूरी है। ग्रेट ग्रेट। तो अभी अब दोबारा आइल्स देंगे? मतलब नहीं, 6.5 आया है तो नहीं, अभी मैं गलती नहीं करूंगी तो वापिस 8.5 9 लेके आ जाऊंगी। अच्छा, तो आपको पता है कि ये कितना बड़ा अचीवमेंट है ये आइल्स में 8 बैंड स्कोर करना? मुझे पहले ऐसा नहीं लगा था, बट आई थिंक बड़ा अचीवमेंट है। पूरी दुनिया में जितने भी लोग आइल्स की एग्जाम देते हैं उनमें से 5 to 7% रहते हैं पूरी दुनिया में से कि जो 8+ बैंड स्कोर कर पाते हैं। मतलब अगर यूके का स्टूडेंट है उसे यूएस में जाना है, अब यूके के स्टूडेंट के लिए इंग्लिश उनकी नेटिव लैंग्वेज है, उसके बावजूद भी 8+ स्कोर कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। सो यू आर वन ऑफ देम। मतलब दुनिया के अभी जो 5 to 7% लोग हैं, और इंग्लिश ही एक मतलब अगर हम पैरामीटर गिने कि इंग्लिश सबसे अच्छा आता है तो वो हम कैसे कह पाएंगे, तो आइल्स ही एक वो पैरामीटर है जो दुनिया भर में सबसे ज्यादा जाना जाता है। सो नाउ यू आर वन ऑफ द एक्सपर्ट ऑफ 5 to 7% अराउंड। उसका कुछ बेनिफिट्स मिला आपको? 8 बैंड स्कोर किया, आगे आपका जो गोल था उसमें? एक्चुअली वो मेरे को बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। मेरा गोल है स्टडी अब्रॉड के लिए, एंड अभी जब मैं प्रोसेस करूंगी, एप्लीकेशन करूंगी, आई थिंक दैट वुड हेल्प मी अ लॉट, स्कॉलरशिप एंड ऑल। स्कॉलरशिप के लिए? ओके ग्रेट। आगे का आपका फ्यूचर प्लान क्या है? फ्यूचर प्लान मेरा यूएसए जाने का है और मास्टर्स के लिए जाना है मेरे को, इसलिए एप्लीकेशन अभी मैं स्टार्ट करूंगी एंड फॉल के लिए मेरा टारगेट है। ओके ओके। तो नम्रता, एक आखिरी सवाल, 8 बैंड आपने स्कोर किया हुआ है, तो मैं मतलब ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आपका जितना भी एकेडमिक बैकग्राउंड होगा वो भी वैसा ही रहा होगा। मतलब आपने 10th में भी अच्छे स्कोर किए होंगे, 12th में भी, और आपने जो ग्रेजुएशन किया होगा उसमें भी आपने अच्छा ही स्कोर किया होगा, तभी जाके आप यहाँ पे 8 बैंड तक पहुंच पाए होंगे। नहीं नहीं, एक्चुअली दैट वाज नॉट द केस। ओके। मैं 12th फेल हुई थी। 12th फेल हुए हो? हाँ, और उसके बाद मैंने डिप्लोमा किया था, उसके बाद मैंने डिग्री किया था, और उसके बाद मैंने IITS देखे मेरे एग्जाम। तो फेलियर को मैंने बहुत करीब से देखा है, वो माइंडसेट कैसा होता है वो भी मेरे को पता है।
बट इसलिए वहां से यहाँ तक अगर मैं कर सकती हूँ तो आई वुड से कि स्टूडेंट्स कैन डेफिनेटली स्कोर गुड। तो तब बुरा लगा था जब 12th में, सॉरी मतलब नहीं नहीं एक्चुअली मैं तब जब रिजल्ट आया था उस दिन मैं बहुत रोई थी, मेरे को बहुत ज्यादा बुरा लगा था। बट बाय गॉड्स ग्रेस मैं वहां से फिर मैंने माइंडसेट बनाया था कि मेरे को कुछ तो करना है लाइफ में, दिस इज नॉट द एंड। एंड ऐसे लोग रहे हैं मेरे लाइफ में, पास्टर्स रहे हैं, टीचर्स रहे हैं, लाइक जो फैमिली रही है जिन्होंने मेरे को पुश किया कि भले ये जो भी हुआ है उसको भूल के आगे बढ़ने की ट्राई करो। एंड आज मैं यहाँ हूँ। ग्रेट। तो उसके बाद फिर क्या रहा, मतलब चलो 12th में तो आप फेल हो गए, उसके बाद आगे की जर्नी आपकी क्या, डिप्लोमा आपने किया, वहां पे कैसा स्कोर रहा आपका? एक्चुअली मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में 8.9 SGPA आए थे 10 में से। ओके। उसके बाद मेरे बढ़ते गए 9 तक चले गए, उसके बाद मेरे 10 SGPA भी आए। उसमें भी मतलब 9 out of 9 की जगह। हाँ। ग्रेट। तो और मेरे फाइनल डिग्री में 9.7 आउट ऑफ 10 आए थे CGPA सब मिला के। सो आई वुड से कि अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो बहुत सारे स्टूडेंट, क्योंकि अभी एग्जाम का माहौल चलेगा और बहुत सारे स्टूडेंट 12th में फेल हो जाएंगे और उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट सुसाइड तक कर लेते हैं, यहाँ तक लोग चले जाते हैं। तो उनके लिए नम्रता एक बहुत बड़ी मिसाल होनी चाहिए कि 12th में फेल हो गए थे, उसके बाद उन्होंने डिप्लोमा किया है, उसके बाद उन्होंने डिग्री की है और उसके बाद IELTS में 8+ बैंड स्कोर लेकर वो आए हैं और अब जाके वो दुनिया की, US की दुनिया की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले हैं। तो डेफिनेटली जब भी अगर आपको भी अगर फेलियर्स मिलता है लाइफ में तो वो दी एंड नहीं होता है, वहीं से आपको एक नई शुरुआत करनी होती है और वो नई शुरुआत आपको कहां तक ले जाएगी वो आप भी नहीं जानते हैं। तो जितने भी लोग लाइफ में फेल हो रहे हैं, एक बार ये पॉडकास्ट जरूर देख लेना, एक बार जो भी लोग मतलब अभी एग्जाम्स देने वाले हैं उनके साथ भी आप ये पॉडकास्ट जरूर से शेयर करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस वैल्यूएबल इनसाइट्स, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अपने फेलियर्स के बारे में डिस्कस करना नहीं चाहते हैं। तो सबसे पहले तो बहुत ही हम शुक्रगुजार है आपके कि आपने आपके फेलियर्स के बारे में भी बताया। एक्चुअली मैं बहुत खुश हूँ बिकॉज फेलियर इज अ फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। यस यस। एंड उसको मतलब होता है जब वो हम देखते हैं हमारी लाइफ में तब हमको डाउन फील होता है, बट वो एंड नहीं मान के अगर हम स्टेप्स लेते हैं तो हम हमारे डिजायर्ड गोल तक पहुंच जाएंगे। बिकॉज मेरा हमेशा से गोल रहा था कि मैं स्टडी अब्रॉड मेरे को जाना था मास्टर्स के लिए, वो हमेशा से मेरा गोल था। ओके। एंड वो अभी मैं अचीव करने जा रही हूँ, तो आई एम वेरी हैप्पी। Thank you so much for spending your most valuable time with us and all the very best for your bright and enlightened future। इसी तरीके से आप लाइफ में अचीवमेंट लेते रहिए, बाकी लोगों को भी आप इसी तरीके से इंस्पायर करते रहिए। और ये पॉडकास्ट मैं याद रखूंगा कि कई सालों के बाद जब मैं देखूंगा कि आपने US में जाके कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है, क्योंकि मुझे लगता है जिस तरीके से आपके साथ पॉडकास्ट हुआ है, हर पॉडकास्ट में मैं ऐसी बातें नहीं करता हूं, लेकिन आपसे मिलकर आपसे बात करके मुझे लगा कि आज से अगर 5 या 10 साल के बाद मैं कहीं मतलब मेरे बच्चे पढ़ेंगे कि अच्छा ये नम्रता आचार्य थे, कहीं ना कहीं कोई अच्छी पोजीशन पे आप होंगे, कुछ बड़ा लाइफ में आप अचीव करेंगे। तो इसी दुआ के साथ आज के पॉडकास्ट हम यहीं पे खत्म करते हैं। ऐसे ही मजेदार पॉडकास्ट देखने के लिए आप भी देखते रहिए कानन वीजा इनसाइट्स और आपके वैल्यूएबल कमेंट्स आप हमें जरूर भेजते रहिएगा। सो थैंक यू वेरी मच।